हाँ भाई, क्या हाल है भैया? लॉन्ग टाइम नो सी। आज तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे छोटी छोटी सी बात करेंगे और मैं चाहूँगा आपका भी रिव्यू मिले, आपके भी कमेंट्स हैं, आपका भी फीडबैक मिले। एक टॉपिक हम ये मार्का हक जो इंडिपेंडेंस डे हमारा गुजरा 78वां यौम आज़ादी पाकिस्तान का। दूसरा आतिफ असलम के ऊपर जो हल्की फुल्की लोग तनकीद कर रहे थे कि उनको परफॉर्म करना चाहिए था, वालिद के इंतकाल के बाद कहे नहीं। और फिर तीसरा जो ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस है, लेकिन उसका जो शिकार सबसे ज़्यादा हो रहा है पाकिस्तान हो रहा है, और जिस तरह फ्लैश फ्लड्स की सूरत में केपीके में बुरा हाल है। इन तीनों टॉपिक्स पे बातें करते हैं। ये इंटरकनेक्टेड नहीं है, समझ लें कि एक हफ्ते की समरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। वो स्टूडेंट्स जो मुल्क से बाहर पढ़ना चाहते हैं लेकिन यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं मिलता, आईएलटीएस का स्कोर नहीं आता, या फिर बैंक स्टेटमेंट के मसले, ये तमाम मसले हो जाएंगे खल्ली वली, क्योंकि टीजे स्टडी स्टेप्स जो कि मलेशियन बेस्ड एजुकेशन कंसल्टेंसी है, उनका एक्सपो होने जा रहा है, जहां पे आप मलेशिया में रहते हुए नॉटिंघम यूनिवर्सिटी, साउथहैम्पटन या मोनाश जैसी यूनिवर्सिटीज की डिग्री हासिल कर सकते हैं। सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेकिन 70% से कम पैसों पे। मलेशिया इज अ डाइवर्स कंट्री, 1 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि 150 मुल्कों से आता है, और मलेशिया जो है पाकिस्तान से 6 घंटे की मुसाफत पे है। मुस्लिम कंट्री है, कल्चर का इतना इशू नहीं होता, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। आप वहां से मलेशिया को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज करके दूसरे मुल्कों में भी जा सकते हैं। आपका प्रोग्राम भी ट्रांसफर हो सकता है। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको टीचे स्टडी स्टेप्स की जो एजुकेशन एक्सपो होने जा रहा है 30 और 31 अगस्त कराची में पीसी होटल, और 6 और 7 सितंबर को लाहौर निशात होटल में। तो जो लोग मलेशिया में पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, टीजे स्टडी स्टेप्स के इस एक्सपो पे जरूर जाइएगा। आपको 1-on-1 कंसल्टेशन भी मिलेगी, आपके तमाम सवालों के जवाब भी मिलेंगे। गुड लक। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्का हक 78वीं यौम आज़ादी। देखिए, मैंने 42 साल ज़िंदगी में कम अज़ कम 36 से 37 यौम आज़ादी पाकिस्तान में मनाए, और जितने मैंने होशो हवास में मनाए हैं उसमें कम अज़ कम इस वाले में एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग मुझे नज़र आई। अब ये मेरा शायद आँखों का मसला हो, या क्या पता कि मैं सही फील कर रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मैं आपका फीडबैक ज़रूर चाहूँगा। मुझे ओवरऑल, देखिए, मैं पब्लिक में भी निकला। एक मैं शूट करने गया पाकिस्तान चौक में, जहाँ पे यौम आज़ादी की झंडियाँ और बैजेस वगैरह सब मिल रहे थे। वहाँ पे बड़ी रौनक मिली और लोग बड़े पॉजिटिव और खुश मिले। उसके बाद जो है एम्प्रेस मार्केट गया, जो भी मैं 14 अगस्त से पहले शूट किया था। लोगों में काफ़ी जोश खरोश मिला, और फिर ज़ाहिर है 14 अगस्त वाले दिन और 13 अगस्त की रात को भी शहर का ज़रा राउंड लगाया। लोग बहुत खुश थे। देखिए, एक तो आम तौर पे न्यू ईयर पे 13 अगस्त को लौंडे लपाड़े बाइकों पे निकलते ही हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक बड़ी डिस्टिंक्ट सी खुशी थी लोगों के चेहरों पे। देखिए, वी स्टिल हैव, हमें बहुत सारे बैटल्स अभी मज़ीद क्रॉस करना है। अभी हमारे मुल्क में बड़े मसले मसाइल हैं, ऐसी बात नहीं है कि सभी सही हो गया 6-0 के स्कोर के बाद, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इन अ कंट्री जहां वैसे ही अच्छी खबरें बहुत कम मिलती हैं, एटलीस्ट इस साल लोगों के चेहरों में एक अच्छी सी खुशी थी। लोग बहुत पॉजिटिव थे और बिला तफरीक पॉजिटिव थे। इसमें ना कोई पार्टीबाजी हुई, ना फिर ये कि कोई लसानी बातें। उन सब चीज़ों से हट के मुझे एटलीस्ट, मैं अगर अपने तजुर्बे की बात करूँ, मेरा तजुर्बा गलत भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लोग बहुत पॉजिटिव और बहुत यूनाइटेड मिले, और मैंने ये बहुत कम अपनी ज़िंदगी में फ़ील किया है। एक आप 92 का वर्ल्ड कप कह लो, उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद कह लो, इस तरह के जो हमारी छोटी मोटी अचीवमेंट्स रही हैं हेयर एंड देयर, तो उसमें जो मैंने देखा, लोग बिल्कुल भूल गए, थोड़ी देर के लिए ही सही, वो भूल गए सिंधी, पंजाबी, महाजर, बलोच, और वो अंडर वन फ्लैग नज़र आए। तो मुझे एटलीस्ट ये वाला 14 अगस्त जो है, इसमें मुझे लोग बहुत पॉजिटिव नज़र आए। सोशल मीडिया पे भी आपने देखा, लोग ओवरऑल अच्छी बात। अब देखिए, बाजे वाजे देखे, इससे तो हम खुद परेशान हैं, और बाजे इंग्लैंड पहुंच गए भाई। इंग्लैंड में बाजे बज रहे हैं, पुलिस के मुंह पे बाजे बजा रहे हैं। वहाँ की तो पुलिस कुछ कह भी नहीं सकती, यहाँ तो फिर छित्तर मारती है। तो बाजे वहाँ भी पहुँच गए, लेकिन बाजों से हट के एक यूनानिमस, लोगों के चेहरों में खुशी, एक तसल्ली। देखिए, जब मुल्क चल रहा हो, बेहतर सिमत में हो या बेहतर डायरेक्शन में हो, अब इसमें प्लीज़ ये लेवल नहीं लगाएगा कि गवर्नमेंट ने पैसे दिए, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट चीज़ें थोड़ी बहुत सुधार में नज़र आ रही हैं। अगेन, लाइक आई सेड, हमारे अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको हमने ओवरकम करना है। ऑफ कोर्स द बलूचिस्तान सिचुएशन इज़ देयर, केपीके में भी टीटीपी सिचुएशन इज़ देयर, और भी मसले मसाइल जगह जगह चल रहे हैं, और वो वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ओवरकम कर लेंगे। बट एटलीस्ट भले इंडिया की वजह से ही सही, थोड़ी देर के लिए एक यूनिटी मुझे फील हुई, और पॉजिटिविटी देख के दिल को बहुत अच्छा लगा। और ये मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, मैं जब भी निकला, जितनी बार निकला, लोग खुश थे। बच्चे तो खैर, बच्चों की तो एक ईद होती है, एक 14 अगस्त होती है, बच्चे वैसे ही बड़े खुश होते हैं, क्योंकि बच्चों की अकल अभी
आई नहीं होती तो उनके लिए बस यही सब कुछ होता है। वो अलग बात है जब यही बच्चे फिर बड़े होते हैं तो बेचारे आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और फिर ढूंढ रहे होते हैं कंसल्टेंट अल्लाह रहम करे आने वाले वक्तों में। खैर, ओवरऑल जो लुब्बे लुबाब मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि एटलीस्ट मुझे ये वाला 14 अगस्त में बहुत पॉजिटिविटी फील हुई, लोग मुझे बहुत खुश मिले और बहुत यूनाइटेड, मुझे एक फैक्टर अच्छा है। ख़ास तौर पे सदर में, एम्प्रेस मार्केट में और मेन ये निम्को वाली गली में मैं शूट कर रहा था, तो वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोगों से भी मुलाकात हुई, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात हुई, आसपास वो रहते हैं, उधर ही शॉपिंग करते हैं, तो वो एक और फैक्टर अच्छा किक इन हो गया कि जी झंडे का ग्रीन तो है ही है, सब हिलाली परचम, लेकिन जो झंडे का वाइट भी है वो भी बहुत खुश मिला। और भाई इतनी बढ़ चढ़ के वो शॉपिंग कर, क्योंकि उनका मुल्क यही है यार, हम माने या ना माने, हमने अपने जहन ख़राब कर लिए हैं, लेकिन मुल्क उनका भी उतना ही है और मुझे वो भी, उनकी भी कंट्रीब्यूशन देख के दिल को ज़्यादा खुशी हुई। तो खैर ये मेरा ओपिनियन है, आप इससे अग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, आतिफ असलम को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी रही, उनके वालिद साहब का अनफॉर्चुनेटली इंतकाल हो गया और अगले ही दिन वो स्टेज पे खड़े गाना गा रहे थे। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक आम इंसान जब इस तरह सोचेगा ना तो वो, उसको ज़ाहिर ये बात मायूब लगेगी। ज़ाहिर है हम लोगों के घरों में भी देखें, हम सानहों से गुजरे हैं, हमारे प्यारे भी हमसे जुदा हुए हैं, बड़े मसले मसाइल हुए हैं, कभी ऐसा नहीं हो कि अगले दिन आपने नेटफ्लिक्स लगा के वो कौन सी सेटन वाली देख रहे होते हैं पाकिस्तानी, हमेशा नंबर ट्रेंडिंग वन होती है, या आप कोई वो स्क्विड गेम्स नहीं देख रहे होते। ज़ाहिर है आप एक मॉर्निंग पीरियड में होते हैं, मगर हम लोग हैं आम इंसान, ठीक है। स्पाइडरमैन के खालू मरते मरते कह गए, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इंसान जितनी ऊंची मनसब पे होता है ना, उसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, और फिर कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जहाँ पे इमोशंस शायद बाद में आए, पहले मुल्क आएगा या पहले आपका प्रोफेशन आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फ़ौज महाज पे खड़ी है, जंग हो रही है, पीछे ज़ाहिर है नेचुरल डेथ्स तो होती रहती हैं, अब वो मैदान जंग छोड़ के तो नहीं आएगा ना अम्मी अब्बू के अफसोस पे। जो सिपाही लड़ रहा है वो अपना काम करके ही वापस आएगा, क्योंकि उसकी प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है। सेम गोस फॉर एनी अदर प्रोफेशन जहाँ पे आपकी पोजीशन बड़ी सेंसिटिव हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, आतिफ असलम वाली मिसाल ये वाहिद मिसाल नहीं। आपको याद होगा नसीम शाह जब ऑस्ट्रेलिया में थे, फिर पता चला उनकी वालदा की डेथ हो गई, तो वो ऑन ड्यूटी थे, और जब ड्यूटी ख़त्म हुई उसके बाद ही वो वापस आए। विराट कोहली की मिसाल है, रणजी ट्रॉफी जो इंडिया में खेली जाती है, उनके फादर की डेथ हुई, लेकिन उन्होंने अगले दिन गए और उन्होंने 90 रन का स्कोर बनाया और उसके बाद वापस वो फिर फ्यूनरल पे आए। और इस तरह की बेहतरीन कह रहा हूँ, सॉरी, बेतहाशा मिसालें हैं। सिलीन डियोन के हस्बैंड फौत हुए, अगले दिन वो लास वेगस में अपना शो परफॉर्म कर रही थी। एरिक क्लैप्टन का बेटा जो है इस दुनिया से चला गया, तो उसने उसके चंद ही दिनों बाद कॉन्सर्ट किया, और टीयर्स इन हेवन उसका बड़ा मशहूर गाना है, वो भी उसी की याद में बनाया है। देखिए प्रोफेशन जो है, अब देखें, एक तो आपका मार्का हक है, आपका जश्न आज़ादी की इतनी बड़ी सेलिब्रेशन है, आतिफ असलम इतना बड़ा नाम है, और बिल्कुल एक दिन पहले इतना हो जाए इस तरह का वाक़या, लाखों लोग आपके इंतज़ार में हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। देखिए इसमें पैसे की बात नहीं है, बहुत से कुछ कमेंट्स नज़र आए कि जी पैसों के लिए ये वो। आतिफ असलम, मैं जब कॉलेज में था भाई उस वक्त से सुपरस्टार है। अब मेरे बच्चे कॉलेज जाने वाली उम्र में आ गए हैं, तो वो उस वक्त से सुपरस्टार है, अल्लाह का लाख शुक्र है, उसको पैसे की कोई कमी नहीं है। वो एक आध शो अगर छोड़ दे वो सड़क पे नहीं आ जाएगा। प्रोफेशनल इंटेग्रिटी एक चीज़ होती है, कॉन्ट्रैक्ट एक चीज़ होती है। मसला ये है, ये हम आम लोग हैं, हम उस पोजीशन को नहीं समझ सकते। दूसरी चीज़ ये, हम वो हैं जो नानी दादी फुप्पा ताया सबकी हल्की से छींक पे भी छुट्टी ले लेते हैं और काम से दस्तबरदार होकर घर बैठ जाते हैं। तो हमारा माइंड वो कंप्यूट ही नहीं कर सकता कि यार मतलब घर में डेथ हो गई और वो गाना गा रहा है। लाइक आई सेड, प्रोफेशनल कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्ट, मद्दा वेट कर रहे हैं लाखों, और लास्ट मिनट कौन सा कहाँ अरेंज होता। अली ज़फ़र खुद छुट्टियों में कहीं निकला हुआ है बेचारा, और दूसरे सिंगर्स, मतलब समझ रहे हैं, लास्ट मिनट ये चीज़ें नहीं हो पाती। बहुत बड़ा इवेंट है, तो लोगों की प्रोफेशनल कैपेसिटी जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि यार ये मुझे पहले करना। और दूसरी चीज़ भी, ये जितने सिंगर्स के मैंने नाम लिए, या आई थिंक ऋषभ पंत के साथ भी यही वाक़या हुआ था, रणजी ट्रॉफी में ही उनके भी किसी अजीज़ की डेथ हुई थी। जो लोगों का पैशन होता है ना, म्यूजिशियन हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, उनका जो पैशन होता है वो उनका काम नहीं होता। दे नेवर फील लाइक एट वर्क, क्योंकि वो उनका पैशन होता है। और पैशन आपकी ऐसी ड्राइविंग फोर्स होता है, जैसे आपको याद होगा खान साहब खुद इंटरव्यूज़ में कहते थे, भाई मैं एक्सरसाइज के बगैर रह नहीं सकता। जेल में भी मशीनें मांगते रहे, फिर अल्लाह अल्लाह करके मिल गई मशीनें। क्योंकि ये जो आपका पैशन होता है ना, ये आपकी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाता है कि यू कांट फंक्शन विदाउट इट। सेकेंडली, आप
उस आपके लिए वो चीज़ बड़ी थेराप्यूटिक हो जाती है। आपका जो काम होता है, ऋषभ पंत ने यही कहा था कि आई फाउंड इट वेरी थेराप्यूटिक। एरिक क्लैप्टन ने भी यही बात की थी कि मैंने अपने पेन को प्रोसेस अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए किया। तो हर बंदे का, हर इंसान का पेन को प्रोसेस करने का भी तरीक़ाकार डिफरेंट होता है, डिफरेंट तरीके होते हैं। अफसोस करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, और उस वक्त मुल्क की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, कोई कमर्शियल शो नहीं था, मुल्क का शो था। जब मुल्क आ जाता है, जब ड्यूटी आ जाती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें गिव अप करनी पड़ती हैं वक्ती तौर पे। इसका मतलब ये नहीं कि ही लव्ड हिज फादर एनी लेस या एनीबडी लव्स देयर फैमिली मेम्बर एनी लेस। उसका ये होता है कि यार ड्यूटी की कॉल है, और ये ड्यूटी की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे इमोशंस थोड़ा बैक ट्रैक पे जाएंगे, और मेरा जो प्रोफेशन, अब देखिए चूँकि हमारी आवाम सैडली आर्टिस्ट को, ख़ासतौर पे म्यूजिशियंस, टीवी आर्टिस्ट, इनको वैसी कंजर बोलती है। इनके कंटेंट के बगैर रह भी नहीं सकते, लेकिन कंजर भी और गालियाँ भी इन्हीं को देते हैं। तो वो ये चीज़ समझ नहीं पाएंगे। फिर हम जिस तरह के ड्रिवन हैं कि वो घर में मैयत पड़ी है, गाने गा रहा है, और हराम हलाल की डिबेट, वो फिर एक अलग डायरेक्शन में बात चली जाती है। तो बड़ा मुश्किल होगा लोगों के लिए इस बात को अंडरस्टैंड करना या प्रोसेस करना। आप सीधा सीधा इसको समझ लें, एक इंसान का एक कॉन्ट्रैक्ट था, और कॉन्ट्रैक्ट इतने इंपॉर्टेंट इवेंट का था कि भाई उससे आप बैकआउट नहीं हो सकते। तो बस उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी की। वो एक प्रोफेशनल आदमी है, वो आज से नहीं, वो 25 सालों से गाना गा रहा है। दुनिया भर में उसने गाने गाए हैं। बॉलीवुड में भाई लोग बॉलीवुड में सबको भूल गए थे, आतिफ ही आतिफ छाया हुआ था, ये भी एक टाइम हमने देखा, राइट। तो ना उसको पैसे की कमी है, ना उसको एक्सपोजर की कमी है, ना उसको कोई उसकी डिज़ायर है या कोई वैलिडेशन नहीं है। उसका प्रोफेशन है, उसका वो पैशन है, इस वजह से वो वहाँ खड़ा था। अब आप बोलेंगे एक कंजर दूसरी कंजर की साइड ले रहा है, अब इस पे भाई मैं क्या बोल सकता हूँ। तो इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अजान हो रही है, ब्रेक के बाद फिर मैं बुनेर की सिचुएशन पे बात करता हूँ। और जी तीसरा टॉपिक जो कि क्लाइमेट है, और बुनेर में और केपीके में जिस तरह हम देख रहे हैं फ्लैश फ्लड, उसमें बात करने से पहले आई लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू माय डियर फ्रेंड उज़ैर यूनुस, जिनकी नई किताब फ्यूचर रेडी मार्केट में आ गई है। इट्स अबाउट एआई, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी। जिस तरह लोगों का फेयर है कि जी एआई जो है या ऑटोमेशन जो है जॉब्स छीन लेगा, लेकिन क्या पता जिस तरह इंटरनेट एज के बाद दुनिया हमेशा के लिए बदल गई और बहुत लोग बहुत अमीर भी हो गए और लोगों के लिए नए रास्ते खुले। इसी तरह जो एआई और इनोवेशन से हम डर रहे हैं, क्या पता वो अबंडेंस का, यानी बहुत सारी रिसोर्सेज का या फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का जरिया बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी किताब है, मैंने आज ही खरीदी और इंशाल्लाह आज रात में इसको पढ़ना शुरू करूंगा। आप भी अपनी कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं अपने लोकल स्टोर से। शुक्रिया। और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पिछले कई हफ्तों से चल रहा है सिलसिला फ्लैश फ्लड्स का। मॉनसून सीजन है पाकिस्तान में, जिस तरह आपने देखा इस्लामाबाद और पिंडी में भी किस तरह फ्लैश फ्लड्स आए, और केपीके के मुख्तलिफ इलाकों में खासतौर पे बुनेर जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रक हुआ है क्लाउड बर्स्ट की वजह से। और सिर्फ बुनेर में 200 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं और टोटल 350 से ज़्यादा अनफॉर्चुनेट जाने जा चुकी हैं, और 150 से ज़्यादा लोग इस वक्त मिसिंग भी हैं। जिस तरह आपको याद होगा इस्लामाबाद में बाप बेटी जो कि गालिबन एक कर्नल थे आर्मी के, रिटायर्ड, वो गाड़ी समेत गायब थे और कई दिनों बाद उनकी डेड बॉडी मिली थी। तो इस तरह कई लोग केपीके में भी मिसिंग है। कई सालों से हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को बहुत सारे लोग डिनाई भी करते हैं और कहते हैं कि जी ये वेस्टर्न फिल्म प्रोपेगेंडा है वगैरह वगैरह, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। हर साल गर्मी पहले से ज़्यादा बढ़ रही है और हर साल सर्दी भी पहले से ज़्यादा हो रही है। क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गर्मी आएंगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि अर्थ का टेम्परेचर हो रहा है चेंज, जिसकी वजह से हर किस्म के मौसम और हर किस्म की तूफान, बारिशें, मॉनसून और ज़लज़ले और इस तरह की, जिस तरह देखिए दुनिया बीमार है। तो जब आप भी बीमार होते हैं, आपका सिस्टम, इम्यून सिस्टम खल्ली वल्ली हो जाता है, तो फिर आपको छींकें भी लगती हैं, आपका गला भी ख़राब होता है, आपका नोज़ भी ब्लॉक होता है, आपके साथ 10 मसले एक साथ आ जाते हैं। इसी तरह दुनिया का इम्यून सिस्टम हमने पिछले 150-200 सालों में ख़राब किया है। इंडस्ट्रियल एज के बाद कोल का धड़ाधड़ इस्तेमाल किया, रेलवे में हमने इस्तेमाल किया, इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारी बिजली जो है कोयले से बनाई जाती है। साथ ही साथ फर्नेस ऑयल का जिस तरह यूजेज है, हमारे यहाँ जितना वेस्टेज गाड़ियों और बाइक्स की मद में फ्यूल में होता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। मतलब जहाँ एक बस का रूट जो है
6-7 हज़ार लोगों को पर डे सर्व कर सकता था। अब चूंकि वो नहीं है या वो नाके मतलब वो एक बहुत बुरा है और वो बहुत आउटडेटेड है, तो अब 6,000 बाइक्स सड़क पे मौजूद हैं। हम दुनिया भर में देखते हैं लोकल ट्रेन का कितना कल्चर है, लेकिन पाकिस्तान में हम ये सुनते ही आ रहे हैं कि सर्कुलर रेलवे चलाई जाएगी। शेख रशीद साहब भी अपनी मिनिस्ट्री में, पूरी मिनिस्ट्री में यही बात करते रहे कि भाई इससे हम रोड पे जो ट्रैफिक है वो उसको भी कंट्रोल करेंगे, और जो इतना वेस्टेज हम पेट्रोल की मद में, और फिर जाहिर है इससे हमारा जो है इकोनॉमिक्स भी जुड़ी हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है तेल हम बनाते तो नहीं हैं, ख़रीदते हैं दुनिया भर से, और हमारा सबसे बड़ा जो मेजर एक्सपेंस है वो तेल की इंपोर्ट है। तो गाड़ियां हमारे यहाँ आउटडेटेड हैं, फिर हर साल स्मॉग आ जाती है, वो भी देखिए ईंटों की भट्टी की वजह से, या फिर जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स को जलाया जाता है। मैंने इस पर कई पॉडकास्ट भी किए हैं, सिर्फ दावर बट जो है उनके साथ ही 2 पॉडकास्ट किए हैं, जो कि क्लाइमेट एक्शन में काफ़ी उनका रोल रहा है और काफ़ी उन्होंने इस पर काम भी किया है, काफ़ी अवेयरनेस भी फैलाई है। साथ साथ और भी अनगिनत वीडियोस इस टॉपिक पे हमने बनाई हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बातें कहती जाती हैं, हाँ में हाँ हो जाती है, कमेंट्स भी आ जाते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब देखें जो ग्लोबल चेंजेस हमारे यहाँ हो रही हैं, इसकी बुनियादी वजह है फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉरेस्टेशन। लेकिन जो दरख्त की जगह है उसको रहने दें, जो जंगल है उसको जंगल रहने दें, लेकिन अर्बनाइजेशन और प्रॉफिटेरिंग कि बस प्लाट बेचने तो हमने जंगलों को काट के नापैद कर दिया है। जो एक नेचुरल जगह होती थी फ्लैश फ्लड को रोकने वाली, वहाँ अब आपने कंक्रीट डाल दिया, तो ड्रेनेज भी छोटा हो गया। जहाँ इस्लामाबाद के जो एंट्री पॉइंट्स है, जहाँ पे ये रेला आके गिरता था, तो वो संभलता था, बिकॉज उसका जो कलेक्शन पॉइंट था, जो नेचुरल कलेक्शन पॉइंट था, जो लाखों करोड़ों साल में डेवलप हुआ था, हमने उखाड़ के फेंक के वहाँ हाउसिंग स्कीम बना दी, गेटेड। अब गेटेड कम्युनिटी बना दी तो फिर खल्ली वल्ली, फिर जब नेचर अपनी गेटेड कम्युनिटी पे आता है तो आपकी तमाम गेटेड कम्युनिटी उड़ा के ले जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं हुई, पूरे मुल्क में की जा रही है। KPK में तो इतनी हुई है कि जो कुछ विजुअल्स हमने देखे हैं कि लकड़ी के भरे दरिया लकड़ी से भर गए हैं, यानी वो लकड़ी इतनी काटी गई है कि वो दरिया में बहती हुई इतनी आई कि पूरी तह जमा हो गई कि पानी नहीं दिख रहा। तो इतनी डिफॉरेस्टेशन उसी सूबे में हो रही है जहाँ बिलियन ट्री सुनामी भी आया था। लग रहा है सुनामी तो ये वाला आया था, लेकिन क्लियरली यहाँ पे इलीगल डिफॉरेस्टेशन हो रही है। इसमें लोग मिली भगत भी है, इसमें टिम्बर माफिया भी है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। माफियाओं के नाम सुन सुन के हम थक गए हैं, हर साल नया माफिया आ जाता है, लेकिन होता उसका कुछ नहीं है। तो डिफॉरेस्टेशन हो गई। फिर एमिशन कंट्रोल, जिस तरह हमने कहा कि भाई इस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ऑल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर अभी हम जा रहे हैं, अभी सोच रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ तो गई हैं बहुत सारे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस तार से आप जोड़ रहे हैं वो बिजली तो तेल से ही बन रही है ना, तो एसेंशियली नेट जीरो नहीं हो रहा। कार्बन फुटप्रिंट फिर भी हो ही रहा है किसी ना किसी तरह। खैर, इसको अब नेट जीरो किस तरह कर सकते हैं उसकी बात बाद में करेंगे। क्लाउड बर्स्टिंग, ये हमने कभी सुना नहीं था और अब हर रोज सुन रहे हैं। क्लाउड बर्स्टिंग एक फिनोमेना है, अगेन बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब ये जो मॉइस्ट, जिस तरह टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखिए कॉन्क्रीट जहाँ लगती है वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि दरख्त ठंडा रखते हैं। आज भी कराची का जो सबसे ग्रीनेस्ट और क्लीनेस्ट एरिया है वो सखी हसन का कब्रिस्तान है, जहाँ का AQI इतना अच्छा है कि यकीन नहीं आता कराची में, क्योंकि वहाँ मुर्दा है। मुर्दे दरख्त के नीचे एंजॉय कर रहे हैं, जिंदे जो है उनके लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉइस्चर बन के हवा में जाता है बुखारात की सूरत में, और फिर टेम्परेचर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और ख़ास तौर पे इन एरियाज़ में जहाँ पहाड़ बहुत हैं, जहाँ पे ये आपकी माउंटेन रेंजेस हैं, तो वहाँ पे बादल ट्रैप हो जाते हैं। जब ट्रैप हो जाते हैं, मॉइस्चर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ज्वालामुखी फटती है, तो बारिश नहीं बादल ही फट जाता है। और एक बादल जो हमें देखने में कॉटन कैंडी जैसा लग रहा होता है, ये असल में लाखों किलो, पता नहीं कितने हज़ार टन का तो ये बादल होता है। तो सोचे, एकदम आपकी पानी की टैंकी है घर के ऊपर, ठीक है, एक तो आप नलके से पानी या शावर से आप पानी लेते हैं, एक आप बीच में शगाफ लगा दें, तो वो जिस तरह पानी का प्रेशर गिरेगा। आपको याद होगा उम्मुल कुवैन में एक वाटर पार्क है, तो शायद पाकिस्तान में भी ये आ गया, वो जो बड़ी वाली बकेट होती है जो यूं यूं झूलती है और फिर आपके ऊपर पानी आता है। अच्छा आदमी खड़ा नहीं हो पाता उसके नीचे, वो तो फिर एक छोटी सी बकेट होती है। यहाँ पे हम इतने बड़े बादल की बात करें तो जब वो फटता है तो 1 घंटे के अंदर 4 इंच बारिश हो जाती है भाई, 100 मिलीमीटर, ये बहुत बड़ी बात है।
तो जब 1 घंटे के अंदर अंदर इतनी जल्दी इतना बड़ा तूफान आएगा तो लोगों को समझने में ही और एक्नॉलेज करने में ही इतना टाइम लग जाएगा कि वो तब तक बहुत देर हो जाती है। और यही वजह है कि जहाँ भी लोग देख रहे हैं कि अच्छा ये रेगुलर बारिश है या ये थोड़ी ज़्यादा है, एकदम रेला आता है। और अनगिनत हमने वीडियोस देखी हैं कि चंद सेकंड में जो एक नॉर्मल फ्लो था दरिया का या एक नॉर्मल फ्लो था किसी नहर का, एकदम वहाँ पे कैसे तूफान आता है। आपको याद होगा फुकुशिमा में जब सुनामी आया था तो देखते ही देखते चंद मिनटों में, ये अर्ली यूट्यूब वाले दिनों की बात है कि वो आप देख रहे हैं गाड़ियां चल रही हैं और एकदम पानी सारा शहर के अंदर आ गया और गाड़ियां सारी बह गई। वही चीज़ अब वहाँ हो रही है। अब बुनेर हो गया या केपीके के दूसरे इलाके हो गए जिस तरह जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का इतना मसला है, जहाँ पे बेसिक रिसोर्सेज आज भी नहीं पहुँची हैं। हुकूमती दावे तो फिर चलते ही रहते हैं और कब से चल रहे हैं, मगर हम देखते हैं कि वो आज भी बच्चे किस तरह पुलों पे लटक लटक के, और वो चेयर लिफ्ट वाली में वो रस्सी यहाँ से खींचते हैं तो बच्चे लटक के तो बेचारे स्कूल जाते हैं। तो ऐसे सूबे में जहाँ इतना बड़ा क्लाउड बर्स्ट हो जाए और इस तरह के वाक़यात हो जाएं तो फिर वहाँ पे मसले मसाइल हो जाते हैं। अब हुकूमत कह रही है कि जी ज़्यादातर नुकसान इसलिए हुआ है कि लोग दरिया के किनारे घर बना लेते हैं, होटल बना लेते हैं। तो भाई हुकूमत का ही काम है ना कि वो ना बने। अब उसमें कल एक मैं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सुना था गंडापुर साहब की, वो कह रहे थे कि जी कोर्ट ने स्टे ले लिया था तो अब उम्मीद करते हैं कोर्ट अपना स्टे हटा देगी, देखेंगे आपके स्टे की वजह से कितना नुकसान हुआ है। देखिए ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा, जिसका जो काम है उसको वो काम करना है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम प्रिएम्प्टिव मेजर्स नहीं लेते, रिएक्टिव मेजर्स लेते हैं। लोग मर जाते हैं तो 20-20 लाख का ऐलान हो जाता है, जो कि आपको भी पता है मुझे भी पता है नहीं मिलते किसी को। अरशद नदीम तो जिंदा आदमी ना, बेचारे को कोई प्लाट ही नहीं मिला। अब इन लोगों ने कैलकुलेटर करके अरबों रुपए प्रॉपर्टी दे दी थी उसको, लोगों ने बोला अच्छा इसको यहाँ से इतना मिला, यहाँ से इतना, अरबोपति हो गया, बेचारा कह रहा है कुछ भी नहीं मिला। तो जिंदे को नहीं मिल रहा तो मुर्दा तो खल्ली वल्ली भाई, पता है ना आपको यहाँ का हिसाब किताब। तो भाई मुर्दे को 20 लाख देने से बेहतर है 10 लाख का कोई नाली डाल दे, कोई आप इम्प्लीमेंटेशन कर दो, कोई वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम चौड़ा कर दो, वो पैसा वहाँ लगा दो। मुर्दे को दे दो कि आज मुर्दा ले लेगा, चूंकि आपने उसको फिक्स नहीं किया, कल को फिर कोई मरेगा उसको भी दे रहे होगे, पैसा इनएविटेबली आपकी जेब से जाना है। तो भैया जहां होना चाहिए वहां कर लो। अब ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा भाई, अब इसको सीरियस लेना है। अब ये चीज़ हर साल पिछले साल से बढ़ती ही जा रही है। गर्मी की सूरत में आप देख लें, सर्दी की सूरत में आप देख लें, स्मॉग की सिचुएशन आपके सामने है, और अब क्लाउड बर्स्टिंग तो कॉमन होती जा रही है। क्लाइमेट जो है सबसे बड़ी थ्रेट है साउथ एशिया की, खासतौर पे पाकिस्तान की। हम पानी से मरेंगे और पानी के ना होने की वजह से भी मरेंगे। ये कितनी आयरॉनिक बात है कि वी आर द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। आने वाले वक्तों में हमारे पास पानी नहीं होगा, लेकिन फिर पानी होगा तो इतना होगा कि संभाला नहीं जाएगा, सब बह जाएगा और हमें भी भाग के ले जाएगा और समंदर में चला जाएगा। वाटर रिजर्वायर्स हम बनाते नहीं हैं। हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आज भी दकियानूसी हैं। मीथेन एमिशन हमारे यहाँ इतना है, ये सब अक्यूमुलेट होके कहीं ना कहीं तो आएगा। तो नेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे भाई, कुदरत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का निज़ाम, उसमें छेड़छाड़ करोगे तो वो पलट के फिर आपको मारेगा ही। कोरोना भी इसी की एक मिसाल थी, पूरी दुनिया क्लेंस हुई, तो ये भी दुनिया का एक क्लेंस होने का तरीका है। छेड़छाड़ कुदरत के साथ, नेचर के साथ करोगे तो यही होगा। डिफॉरेस्टेशन, अर्बन, रैपिड अर्बनाइजेशन, ऑफ कोर्स पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन का जो धमाका है ये इतना बड़ा धमाका ऑलरेडी हो चुका है। एक हिरोशिमा नागासाकी पे धमाका हुआ था, लाखों लोगों को निकल गया था। एक ये धमाका हो चुका है जो कि आहिस्ता आहिस्ता मल्टीप्लाई हो रहा है, उस सूरत में कि 2040 में हम शायद 50 करोड़ हो जाएंगे या 45 करोड़ हो जाएंगे। कैसे संभालेंगे? अब ये 45 करोड़ अभी के आज अगर बात करें 25 करोड़ 26 करोड़ जो भी नंबर है, ये लोग खा तो रहे हैं, पी तो रहे हैं, एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे होगा पूरा? जब आप रिजर्वायर्स नहीं बनाओगे, पानी की इतनी कमी है, फिर बिजली के मसले मसाइल हैं, हर किस्म के रिसोर्सेज के हमारे यहाँ किल्लत है, अगर ज़्यादती है तो मैनेज नहीं हो पाती, तो कैसे मैनेज होगा? तो पॉपुलेशन भी इसमें बड़ा रोल अदा करती है। लेकिन अब पॉपुलेशन मैनेजमेंट की बात करें तो फिर वो एक आवाज़ आ जाती है कि जी वेस्टर्न एजेंडा है और ये एजेंडा है और हमें मुसलमान कम करने की साजिश है। भाई मुसलमान बढ़ा के दरियाओं में बहा दोगे तो क्या फ़ायदा ऐसे मुसलमान का? अकल से काम लेनी है, अल्लाह ने हम सबको अकल दी है, और अकल ये कहती है कि भाई हमारा मुल्क इतने बड़े बड़े प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें बहुत रूट कॉज पे जाके इन चीज़ों को चेंज करना होगा, अपनी प्रैक्टिसेस को बदलना होगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम देखें ना, दुकान से वो लेते हैं रोटी
और अक्सर मैंने देखा है वो कोई बाकरखानी लेता है या कोई केक लेता है, उसको थैली में देता है, बाहर आके थैली फेंक देता है। अब तुमने यहाँ से लेके गाड़ी तक थैली यूज़ की, अब वो थैली 500 साल वो समंदर में यूं ऊपर ही तैरती रहेगी, वो मछलियों के अंदर भी जाएगी, माइक्रो प्लास्टिक बनेगी, मछली उसको खाएगी, तो मछली खाओगे तुम्हें कैंसर हो जाएगा। तो भाई जो तू यहाँ से बाकरखानी लेकर आया तो तू हाथ में ले लेता, या तू टिश्यू में ले ले भाई, या तू कागज़ में ले ले, किसी ऐसी चीज़ में ले लो कि जो रिसाइकलेबल हो सके। अच्छी प्रैक्टिस है। हम देख रहे हैं पंजाब में जो है प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं मिलती, कपड़े की थैली पे ज़्यादा फोकस है। बड़े बड़े स्टोर्स कराची में भी एम्फेसाइज करते हैं, ज़्यादा चार्ज करते हैं, और होना चाहिए 60-60 रुपये चार्ज करो, 100-100 रुपये थैली के चार्ज करो, घर से लेकर आओ, जो पिछली बार कपड़े की लेके गए वही लेकर आओ, ज़्यादा स्ट्रेस ना डालो। ये आदतें हमें बदलनी होगी और हमें इस पर सख्त इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। ज़्यादा धुआं देने वाली गाड़ियों को अपने खल्ली वल्ली करना होगा, थोड़ा साइड पे लगाना होगा, हमें रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जाना होगा, अपनी प्रैक्टिसेस चेंज करनी होगी। लेकिन ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, खाली शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर ये अकेले नहीं कर सकते, ये हम सब ने अपनी कलेक्टिव एफर्ट करनी है। अब देखें, हम जो है बाजे बजाते हैं, बाजे की जगह भाई पौधे लगा लो। बहुत अच्छी पोस्टी मेरी नज़र से गुजरी कि बाजा बजाने से बेहतर है भाई पौधा लगा ले, मुल्क को पौधे की जरूरत है। आज पौधा लगाओगे तो कल को तुम्हारे बच्चे जो आज बुनेर में हालत हुई है, कल तुम्हारे इलाकों में ना हो, कल तुम्हारे शहरों में भी आएगी। क्योंकि देखो नेचर का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है, वो तबाही लेके आएगा तो वो एक ही जगह नहीं आएगा, वो फिर जहाँ जहाँ डिफॉरेस्टेशन हुई है, गलत प्रैक्टिसेस हैं, नदी नालों के रास्ते काट काट के तुमने अपने अपने अपार्टमेंट खड़े कर दिए, बंगले खड़े कर दिए, हर वो जगह पे गाड़ियाँ तैरती हुई आएंगी, वो रेला आएगा और तुम सबको भी ले जाएगा। तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीज़ों पे ध्यान दें, फोकस दें। हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी पर डालेंगे। अल्लाह ने आपको भी अकल दी है भाई, ठीक है अल्लाह की मर्जी है, लेकिन अल्लाह ने ये भी देखा है कि बोला है कि जब पानी आ रहा है तो तू क्यों क्रॉस कर रहा है भाई, तू इधर ही खड़ा रहा है। कितनी इस तरह की वीडियोज़ आ रही है, लोग सिली हरकतें कर रहे हैं, रिस्की हरकतें कर रहे हैं। तो प्लीज़ इज्तनाब करें। फिर रोते हैं कि जी हेलीकॉप्टर नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। यार इस मुल्क में अब आप एक एक बंदे के पीछे हेलीकॉप्टर जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। सॉरी भाई, बड़ी कैसेट चल गई। अब ये सिचुएशन आपके सामने है, सुपर सैचुरेटेड क्लाउड, ये सारी मैं चीज़ें पढ़ रहा था भाई। 4 इंच की बारिश 1 घंटे में हो जाती है तो फिर बेड़ा गर्क उस शहर का या उस जगह का नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत सारी दुआएं उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में नहीं रहे, और ये सब अवॉइडेबल। देखें, मुझे जो सबसे ज़्यादा पेन होता है वो ये होता है कि ये अवॉइडेबल कॉजेज़ थे। ये जो इतनी कीमती जाने गई हैं, जिनके पीछे 2 लाख साल से इनकी नस्ल चलती हुई आ रही थी, वो अवॉइडेबल कॉज की वजह से गए, क्योंकि किसी ने अपना काम नहीं किया। अक्सर व बेशतर मैं देखता हूँ यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आता ये कौन से इंजीनियर हैं जो यहाँ के रोड डिज़ाइन करे। इनको इतनी सेंस नहीं है कि जब यहाँ से यूँ कट आएगा तो सामने से वो मुंह पे आएगा ट्रक, तो तुम्हें उसको किसी तरह कॉर्डन ऑफ कर। अब उसमें इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। फिर वहाँ पे बहुत सारी आज मैंने देखा वो पोल की जो ईंट है वो बाहर सड़क तक है, और उस सड़क पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो रात में आप आओगे तो आप वजोगे उसमें। फिर जब 10,000 गाड़ियाँ उस पर ठुकी, उसके बाद उनको याद आया कि अच्छा रिफ्लेक्टिव टेप भी कोई चीज़ होती है, हम वो लगा लेते हैं। तो जब तक लोग मरते नहीं हैं यहाँ पे काम नहीं होता। तो समझ से बाहर है कि ये किस तरह की अप्रोच है, कौन लोग हैं जो ये चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। ये अवॉइडेबल कॉजेज़ हैं, ठीक है। इससे बड़े बड़े क्लाउड बर्ड्स दुनिया भर में होते हैं, वहाँ पे शाज़ व नादिर ही कोई जानी नुकसान होता है। दूसरी चीज़, अगर गवर्नमेंट कह रही है इमरजेंसी का टाइम है, अगर गवर्नमेंट ऐलान कर रही है ख़तरे का टाइम है, तो गवर्नमेंट की बात सुनो। कोई वजह है कि वो गवर्नमेंट है, जितनी भी ना अहल सही, एटलीस्ट वो गवर्नमेंट है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास मेजरिंग टेक्निक्स हैं, या उनके पास लॉजिक है, या फिर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, उसी पे कह रहे होंगे। जिद ना करें, अड़ी ना करें। बहुत सी हमने वीडियोस देखी, लोग कुरान लेके खड़े हो गए सैलाब के आगे कि जी कुरान की ताकत से बचेगा। भाई क्या कर रहे हो? कोई जो है किसी के नारे लगा रहा है, क्या क्या कर रहे हैं लोग। पानी के साथ मजाक नहीं करो भाई, अपनी जान पे रहम करो और अपनी फैमिली के लिए ज़रा सोचें। तो प्लीज़ लोगों पे भी उतनी जिम्मेदारी। बहुत सारी दुआएं। और अगर कोई कल मैंने देखा, अच्छा यहाँ पे मैं किसी की एंडोर्समेंट नहीं कर रहा, कल ही हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने वो बहुत ही क्या कहते हैं मुस्तनद सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने कहा था कि अल खिदमत वाले बहुत वहाँ काम कर रहे हैं। तो लेकिन मैं उनकी एंडोर्समेंट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको लगता है, अगर आप उनके काम से मुतमईन हैं, तो प्लीज़ दिल खोल के डोनेशन भी कीजिएगा। अब ज़ाहिर है वहाँ रिहैबिलिटेशन का काम चलेगा, और ये काम अब सालों चलेगा। अभी तक तो हम 2005 वाले IDPs लेके बैठे हुए हैं भाई, जो 2005 के ज़लज़ले में
जिनको नुकसान हुआ था, आज भी वो बेचारे खैमों में रह रहे हैं, कहाँ कहाँ तितर बितर हो गए हैं। और उनकी तमाम जगह, उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उनका कोई क्रिप्टो अकाउंट नहीं है, उनका कोई बैंक में लॉकर नहीं है। ये वो लोग हैं, देखिए मर्दा गरीब ही है। इस मुल्क में ना दो ही फ़िके हैं भाई, शिया सुन्नी वो बात की चीज़ है, दो फ़िके हैं, एक अमीर है और एक गरीब है। कभी अमीर का घर नहीं बहता, शाज़ो नादिर होता है कि इस तरह हो गया नुकसान, ज़्यादातर गरीब ही बेचारा जाता है और उनके पास फिर कुछ नहीं होता। दे आर बैक टू ज़ीरो। इमेजिन आज आपके पास जो कुछ है वो आपके नीचे आपके कारपेट पे, और आपसे कारपेट छीन लिया जाए, रग पुल जिसको कहते हैं ना क्रिप्टो की दुनिया में, तो यू आर बैक टू ज़ीरो। अब आप क्या करेंगे? तो प्लीज़, ये वो लोग हैं जो कि बेचारे मवेशियों पे डिपेंडेंट होते हैं, इनका मवेशी बह गया, ज़मीनों पे डिपेंडेंट होते हैं, ज़मीनें बह गई, इनकी नुकसान हुआ है, इनको रिहैबिलिटेट होने में सालों लग जाएंगे। सो अलखिदमत या इस तरह की जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो पेश हैं काम में, उनका साथ दीजिएगा और दिल खोल के इनके लिए इनकी रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम कीजिएगा, मदद कीजिएगा। आज आप इनकी मदद करेंगे, कल कोई आपकी मदद करेगा, कल को कोई ना भी करे, जो सही काम है करने का वो यही है। अल्लाह का भी हुक्म है कि अपनी प्लेट अगर भर गई तो उसके बाद दूसरों का हक है। तो प्लीज़ दूसरों का भी सोचें। हम एम्पैथी नहीं रखते, हम दूसरों का नहीं सोचते, बस हम अपनी जमा पूंजी में ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। सॉरी, वीडियो बहुत लंबी हो गई। इन चीज़ों के मामले में मैं बड़ा पैशनेट हूँ। मुल्क है, लोग हैं, हमारे ही जैसे लोग हैं, हमारे जैसे बच्चे हैं, बच्चों को देख के वैसे ही बड़ा दुख होता है। जिस तरह वो डिस्प्लेस हो जाते हैं या हादसे का शिकार हो जाते हैं, दुख होता है, दर्द दिल रखते हैं भाई, इसलिए फील होता है। वरना खल्ली वल्ली पाकिस्तान में तो ये हर साल ही होता है। ये तो अब स्कोरिंग का ही गेम है, स्कोर इतना हो गया और इतना हो गया और इतना हो गया। लेकिन अल्लाह हम सबको एक कॉन्शियस दे और हम सबको तमाम आफात से दूर रखे। लेकिन सिर्फ दुआ नहीं करनी, अमल भी करना है। अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।